बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आजकल हम कश्मीर पे बात कर रहे हैं और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का जो इलेक्शन है वो 25 जुलाई को होने जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का शेड्यूल भी सामने आ गया है और आज बहुत ही अहम मुलाकात हुई है बैरिस्टर सुल्तान और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की। और अब ज़ाहिर है उसमें बहुत सी राय रखी जा रही हैं, उसमें देखेंगे क्या मामलात हैं। इससे पहले हमने देखा कि बिलावल भुट्टो के आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के मुख्तलिफ़ हलकों में जो कार्नर मीटिंग्स और जलसे जो है वो जारी हैं। अली मीन गंडापुर और मुराद सईद भी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में मौजूद थे, उन्होंने भी बहुत से जलसे और जुलूस किए और बड़ी नाजेबा अल्फाज भी इवन इस्तेमाल किए कि इलेक्शन कमीशन को नोटिस भी लेना पड़ा। और दूसरी तरफ हम देखें तो मुस्लिम लीग नून जब अभी तक शायद कुछ डिसीजन नहीं कर पा रही। कभी मरीम नवाज़ की बात की जाती है, कभी शहबाज शरीफ की बात की जाती है और ये शायद सिलसिला है। दूसरी तरफ हम देखें तो तमाम, अगर हम पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बात करें तो हम ये देखना चाहेंगे कि किस पार्टी के उम्मीदवार अभी तक मैदान में मौजूद हैं और ज़्यादा मजबूत तरीके से मौजूद हैं, किस पार्टी को ज़्यादा नुकसान हुआ है, कौन सी पार्टी के उम्मीदवार या मेंबरान दूसरी पार्टी में गए हैं, इस पे हम बात करेंगे। और इस वक्त क्योंकि नज़रें जो हैं वो इलेक्शन पे हैं और बड़े बड़े जो बुर्ज हैं उनके हवाले से बात हो रही है कि राजा फ़ारूक हैदर जो कि वज़ीर-ए-आज़म ज़ाहिर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ उनका तल्लक है, 2 हलकों से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी सूरत क्या होगी। शाह गुलाम कादर के हवाले से बात हो रही है। इसी तरह मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बात करें तो सरदार अतीक की बात हो रही है। पीटीआई की बात करें तो 2 बड़े अहम उम्मीदवार मैदान में हैं जो कि वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार भी हैं। बैरिस्टर सुल्तान की बात हो रही है कि उनके हल्के की क्या सूरत है। इसी तरह सरदार तनवीर इलियास के हल्के की बात की जा रही है कि उसकी क्या सूरत है। तो ये सूरत हमें देखने। इसी तरह मुज़फ़्फ़राबाद की सूरत देखें तो वहाँ पर चौधरी अब्दुल लतीफ़ चौधरी, पीपल्स पार्टी की बात करें तो चौधरी लतीफ़ हैं, चौधरी दूसरे कई ऐसे बड़े अहम शख्सियात समझे जाने वाले हैं। फिर ख्वाजा फ़ारूक हैं तहरीक इंसाफ के। इनकी तमाम तर सूरत देखी जा रही है और आवाम इसमें जानना चाह रहे हैं कि ये बड़े जो बुर्ज हैं उनकी ग्राउंड पे क्या पोजीशन है। ज़ीशान कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, वो क्योंकि कश्मीर के हवाले से कश्मीर की जो सियासी बदलती हुई सूरत हाल है इस पर बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, कुरैशी साहब बताइएगा कि 700 से ज़ायद उम्मीदवार मैदान में हैं। हर हल्के की बात करें तो 20-25 तक भी मामला पहुँचे हुए हैं, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि मुकाबला तो होता है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ का कुछ बरादरियों में, फिर 32 लाख जो आवाम है, 32 लाख वोटर्स अपना हक़ राय इस्तेमाल करेंगे। 32 पॉलिटिकल पार्टीज़ मैदान में हैं और 45 हल्के हैं, जैसे आप जानते हैं 8 मखसूस नशिस्तें हैं। ओवरऑल अगर हम जिक्र करें तो ये ओवरऑल कश्मीर के सूरत हाल है सियासी। क्या कहेंगे आज? एक तो वज़ीर-ए-आज़म का शेड्यूल सामने आ गया है, वो कहाँ कहाँ पे जाएंगे, क्या सूरत हाल होगी। बैरिस्टर सुल्तान के साथ बड़ी अहम मुलाकात हुई है, तो पहले हम ज़रा बात कर लेते हैं। बैरिस्टर सुल्तान बहुत अरसा तक उन्होंने वेट किया। 2 तरह की राय रखी जा रही थी। एक तो ये था कि बैरिस्टर सुल्तान को तहरीक इंसाफ की आला क़यादत ने जानबूझकर जो है वो बिल्कुल कार्नर किया और उसी दौरान सरदार तनवीर इलियास को जो है वो मजबूत भी किया। सरदार अतीक से मुलाकात की जो वो नहीं चाहते थे। दूसरी राय यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान या उनका एक मौक़िफ़ है या वो उनको ये समझते हैं कि वो सरदार तनवीर इलियास की जो पोटेंशियल है स्पेशली पैसे के हवाले से, वो उसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि वो अपनी मदद करें, यानी मज़ीद पार्टी पे इन्वेस्टमेंट भी करें, लोगों पे भी इन्वेस्टमेंट करें और दूसरी तरफ जो है वो सरदार जो बैरिस्टर सुल्तान भी इन्वेस्टमेंट करें। और उसके बाद जब पार्टी मजबूत हो जाएगी, पार्टी इस काबिल हो जाएगी कि हुकूमत बने, तो उसके बाद तीसरे किसी बंदे का कूरा निकल सकता है और वो वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है। अब इसमें ज़रा मुख्तलिफ राय हैं, अभी कुछ भी कहना कबल वक्त था, लेकिन मुलाकात बड़ी अहम है। क्या कहेंगे इस हवाले से, मुलाकात के हवाले से? जी बिल्कुल सत्ती साहब, जो आज की मुलाकात है, ये इस मुलाकात के पीछे अगर आप देखें तो कुछ दिन पहले ये के बाद दीगर 2-3 इजलास हुए थे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत। तो उन इजलासों में जो खुसूसी एजेंडा था वो आज़ाद कश्मीर का इंतखाबात और वहाँ पीटीआई की जो सूरत हाल थी वो थी। तो अगर आप आज़ाद कश्मीर की पीटीआई की सूरत हाल और इलेक्शन के हवाले से इजलास कर रहे हैं तो उस इजलास, दोनों इजलासों में पार्टी आज़ाद कश्मीर के जो पार्टी के सदर हैं वो मौजूद नहीं थे। पहला इजलास होता है वज़ीर-ए-आज़म की सदारत, उसमें गंडापुर भी हैं, उसमें ये अरशदाद भी हैं, सैफुल्लाह नियाज़ी भी हैं, इमरान इस्माइल भी वहाँ बैठे हुए हैं और तनवीर इलियास हैं, वहाँ बैरिस्टर सुल्तान नहीं है।
उसके बाद एक सगीर चुगताई साहब मरहूम, उनका एक सानिया होता है, उसके बाद दोबारा एक इजलास होता है, तो उसमें भी तनवीर इलियास साहब मौजूद होते हैं, लेकिन बैरिस्टर साहब नहीं होते। तो इससे ये तासुर फैला है आज़ाद कश्मीर में कि कहीं पीटीआई की जो आला लीडरशिप है, वज़ीर आज़म इमरान खान है, दीगर लीडरशिप है, उन्होंने कहीं कोई बैरिस्टर सुल्तान साहब को कॉर्नर तो नहीं कर दिया। तो फिर बैरिस्टर साहब के चाहने वाले भी हैं, फिर आज़ाद कश्मीर में जो सियासी कारकुनान हैं, वहाँ की पार्टी के जो लोग हैं, जरूरी तो नहीं है कि सारे जो है वो बैरिस्टर साहब के दड़े के नहीं है। तो उन लोगों में एक तजब्जब पाया जा रहा था, मखमसे का शिकार थे कि क्या सूरत हाल क्या बनने वाली है। लेकिन अब जो आज की मुलाकात है, इससे ये तासुर जाहिल हो गया है कि आला लीडरशिप ने बैरिस्टर सुल्तान साहब को कॉर्नर किया हुआ था, या फिर तनवीर इलियास साहब की एंट्री जो है वो बहुत ज्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट थी। लेकिन आज की मुलाकात में एक तो ये तासर जाहिल हो गया है, दूसरा फिर वज़ीर आज़म ने आज इमरान खान ने आजाद कश्मीर में जलसों का शेड्यूल दिया, तय हुआ कि वो खुद इलेक्शन मुहिम चलाने जाएंगे। एक वो मीरपुर डिवीजन में एक दिन वो देंगे, एक दिन वो पुंछ डिवीजन में देंगे, दूसरे एक दिन वो आखिरी दिनों में वो मुजफ्फराबाद डिवीजन को देंगे। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पीटीआई ये समझ गई है कि इस मौके पे, ये जो नाजुक तरीन मौका है, इस मौके पे ना तो बैरिस्टर सुल्तान साहब को कॉर्नर किया जा सकता है और ना ही तनवीर इलियास साहब को कॉर्नर किया जा सकता है। जिसको भी किया जाएगा उसका अल्टीमेट नुकसान पार्टी को होगा, और नाजुक तरीन मौके पे ये नुकसान उठाने की काबिल नहीं है इस वक्त पार्टी आजाद कश्मीर में। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म का जो शेड्यूल है, हम इस पे बात कर लेते हैं। वो सबसे पहला जो शायद वो विज़िट करेंगे वो मीरपुर डिवीज़न का ही करेंगे, और वो शायद हल्का भी और वो उसका तयन भी जो है वो बैरिस्टर सुल्तान करेंगे। दूसरा जो है वज़ारा वो पहुँच के करेंगे, और उसमें भी बाग सरदार तनवीर इलियास के कहने पे ही शायद होगा, या वो ही अरेंज करेंगे सारा कुछ। तीसरा जो है वो मुजफ्फराबाद में होगा, वो ख्वाजा फारूक ही उसको मामला तो देखेंगे। ये तीनों बड़े अहम सियासतदान भी हैं अगर हम देखें तहरीक इंसाफ के हवाले से, तीनों डिवीजन्स में, और उसके साथ साथ तीनों अपनी अपनी जगह पे जो है वो उम्मीदवार भी हैं। तो क्या देख रहे हैं कि पहला जलसा उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होंगी? और ज़ाहिर है हमने इलेक्शन कमीशन की भी जो ज़ाब्ता अखलाक अगर देखें तो उसमें भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें मुतसादम हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आज भी, मैं उसके बाद इस पर बात करूँगा कि तहरीक इंसाफ के जो चौधरी शहजाद हैं हल्का 2 मुजफ्फराबाद से, उन पर भी FIR हुई है गुज़िश्ता दिनों। आज जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो बुलाया गया है सरदार तनवीर इलियास को रिटर्निंग अफीसर की तरफ से, सुबह 11 बजे उनको बुलाया गया है। उनके नोटिस उनके खिलाफ जारी हुआ है कि जो उन्होंने 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ, 100 से ज़्यादा मोटरसाइकिल्स, उसके साथ साथ उन्होंने जो है वो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया, जो कि ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। तो ये सूरत देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि जो जलसे हो रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म का भी है, बिलावल भुट्टो भी है, मरियम भी जाएंगी, शहबाज शरीफ जाएंगी, और जो ज़बान यूज़ होती है वो आपने देख ली है इससे पहले भी। असल में सती साहब, आज आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को तकरीबन 18 दिन रह गए हैं, मुहिम जो भरपूर अंदाज में चलेगी, 18 से 19 दिन रह गए। सही। तो ये 18-19 दिन इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर का माजी की भी सूरत हाल हमारे सामने, और आज भी अगर देख रहे हैं तो इतना मजबूत पोजीशन में नहीं होता कि वो जो ज़ाब्ता अखलाक जारी करता है और उस पर मनवान अमल करा सके। ये नामुमकिन सी बात है। हाँ, वो कोशिश कर रहे हैं इस बार कि वो अपना वजूद और अपनी अथॉरिटी साबित करवाएं। उन्होंने कोशिश की है, लचराट के हल्के में जो शहजाद के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक का नोटिस हुआ है, आज तनवीर इलियास साहब को भी नोटिस दिया गया, और एक सरकारी अफसर को भी मुअत्तल किया गया कि जिसने कोई प्रोग्राम अरेंज करवाया, वो महकमा सेहत से तल्लुक रखते थे। इसी तरह एक महकमा लोकल गवर्नमेंट कोटली के एक जिम्मेदार हैं, अफसर थे 17 ग्रेड के 18 ग्रेड के, उनको भी सजा के तौर पर मुअत्तल किया गया। ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये इकदामात तो खुशाइन है, और ये साबित कर रहे हैं कि इलेक्शन के हवाले से कि इलेक्शन कमीशन एक मजबूत अथॉरिटी है, और वो जो चाहे वो अच्छे अंदाज में इंतखाबात के इनकाद के लिए सारा माहौल बना सकती है। लेकिन इसके बावजूद आप देखें तो आजाद कश्मीर में पिछले दिनों बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सबसे पहले दाखिल हुए, उन्होंने कोटली में जलसा किया, उन्होंने दीगर डडियाल में जलसा किया, फिर इसी तरह उन्होंने बजीरा में जलसा किया, सेसा में जलसा किया, मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने जलसे किए, खताब किए, और फिर अगले दिनों भी उनके जलसे होने जा रहे हैं।
मुख्तलिफ जगहों पे, जफराबाद और दीगर हल्कों में। तो फिर इसी तरह अब आज शेड्यूल वजीर आजम इमरान खान का भी जारी हो गया है। इमरान खान से पहले उनके 2-3 वफाकी वुज़रा जा चुके हैं आजाद कश्मीर में, उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे जलसे किए हैं। तो ये सारी चीजें, जितने भी जलसे हैं उनकी अगर आप जायजा लें तो वो तकरीबन 80%, 90% आप कह सकते हैं कि वो इलेक्शन कमीशन का तयशुदा जो ज़ाब्ता इखलाक है उसकी खिलाफ वर्जी है। क्या इलेक्शन कमीशन ने नोटिस के अलावा वफाकी वुज़रा के दाखिले पे पाबंदी लगाई है या वो लगा सकता है? ये बात देखने वाली है कि क्या इंतजामी तौर पे और इस पोजीशन में इलेक्शन कमीशन है कि आजाद कश्मीर में वो इन लोगों के दाखिले पे पाबंदी लगाए। मेरे ख्याल में सियासी तौर पे हालात ऐसे नहीं है कि इलेक्शन कमीशन इस तरह का इकदाम उठाए। लिहाजा तय ये नजर ये आ रहा है कि आने वाले 18 से 19 दिन में ये लोग आएंगे, जलसे भी होंगे और वजीर आजम के जलसे भी होंगे और उसके मुकाबले में अपोजिशन पार्टियों के भी होंगे। यहाँ आपने बात की मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की, मेरा ख्याल है कि 12-13 को जलसा है इमरान खान साहब का मीरपुर डिवीजन में वो जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसी दिन मरियम नवाज भी वो मीरपुर डिवीजन में दाखिल हो रही है। ठीक है। तो फिर लगता ये है कि ये माहौल आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा और इस गर्मी में और इस जोश में और इस वलवले में इलेक्शन कमीशन कितना अपनी चीजों पे अमल दरामद करा सकता है, ये मैं समझता हूं कि नामुमकिन। अभी तक हम देख रहे हैं कि जो नोटिस हुए हैं, जो FIR हुई है, वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के खिलाफ ही अभी तक सामने आई हैं। अच्छा, अभी बात कर लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़, क्योंकि इलेक्शन से पहले आप देखते हैं एक तो नज़रियात की जो बात हुआ करती थी, अब वो कहीं नज़र नहीं आ रही। अब तो मामला ये यहाँ तक पहुँच चुका है कि MLA बाकायदा तौर पर एक पार्टी में 5 साल इंजॉय करते हैं, वजारतों को भी, फिर उसके बाद टिकट भी लेते हैं और टिकट लेके ही दूसरी पार्टी में चले जाते हैं और वहाँ पर भी टिकट लेकर उस पार्टी में जाते हैं। तो ये सूरत हाल आपको क्या लग रहा है, इस वक्त किस पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान होगा? तहरीक इंसाफ को, पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, मुस्लिम लीग? जायजा लेना पार्टियों के हिसाब से कि किस पार्टी को कितना नुकसान हुआ है, तो इस इलेक्शन में सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम लीग नून को हुआ है। मुस्लिम लीग नून जो पिछले 5 साल हुकूमत में रही है, उन्होंने जम के हुकूमत भी की है, उनके पास खरबों के फंड्स भी थे, अरबों नहीं खरबों के फंड्स भी थे और इन फंड्स की मौजूदगी में भी इस वक्त जो एंड जो उनका हुआ है वो ये हुआ है कि उनके अपने टिकट होल्डर्स, उनके अपने सिटिंग MLAs, उनके अपने वुज़रा पार्टी टिकट नून लीग का लेके वो दूसरी पार्टियों में चले गए हैं। सही है। और इसी तरह सबसे मसलन मैं अगर आपको फिगर बताऊं तो मीरपुर डिवीजन से 22 से 23 लोग ऐसे हैं, LA1 डडियाल से लेकर आखिरी है LA13 खोरटा, बिल्कुल सही, वहां तक 22 से 30 लोग ऐसे हैं जो टिकट के उम्मीदवार थे या उनके पास किसी दौर में टिकट था नून लीग का, तो वो मुस्लिम लीग नून से बगावत करके कुछ तो PTI में चले गए हैं, कुछ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में चले गए हैं और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट होल्डर हैं मुख्तलिफ हल्कों में, मसलन डडियाल में, खड़ी में, चकसवारी में, समानी और इसी तरह सेंसा, चढ़ोई, खोईरट्टा, कोटली, राजमहल, ये वो हल्के हैं इसी नक्याल कि जहां से मुस्लिम लीग नून के लोगों ने बगावत की है और अपने ही उम्मीदवारों के खिलाफ या तो मुखालिफ पार्टियों के टिकट लेके आए हैं या आजाद उम्मीदवार वो खड़े हो गए। सबसे ज्यादा इनको नुकसान हुआ है। फिर इसी तरह अगर आप पुंछ डिवीजन में चले जाते हैं तो पुंछ डिवीजन में तो बड़े नाम हैं जो मुस्लिम लीग नून के, मसलन मीर अकबर साहब वजीर रहे, नून लीग का टिकट उनको मिला, टिकट लेने के बाद वो PTI में चले गए। सरदार अर्जश मुस्लिम लीग नून के, सरदार खान बहादुर खान, सरदार KB खान मरहूम जो पिछला इलेक्शन जीते थे अजीरा से, तो उनका सबसे करता धरता जो फंड्स की तकसीम, स्कीमों की तकसीम, सब चीजें यही डील करते थे सरदार अर्जश। तो ये इस इलेक्शन में आप दिलचस्प सूरत हाल ये है कि ये मसूफ जो है ना इस वक्त इलेक्शन में PTI के टिकट होल्डर है। फिर आप ऊपर जाए, लचराट है, वहां से शहजाद साहब मुस्लिम लीग नून के वजीर थे, वो आज PTI के टिकट होल्डर हैं। फिर इसी तरह मल्क यूसुफ कोटली से मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर थे, आज PTI के टिकट होल्डर हैं। मलक जफर मुस्लिम लीग नून के हल्के के सदर थे, आज PTI के टिकट होल्डर हैं। यानी ये हजारों, आप कह सकते हैं कि आप नीचे जाएं, हल्का से नीचे यूनियन काउंसिल लेवल पे तो हजारों मसाले मौजूद हैं जो लोग कल कहाँ थे और आज किधर हैं। तो ये इसका मतलब तो एक सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम लीग नून को हुआ। इसका मतलब तो एक हुआ कि
नज़रियात की सियासत ख़त्म हो गई है, अब मफादात की सियासत है कि आपने एक तो ये देखना है कि 5 साल पूरे करने के बाद अगली हुकूमत किसकी बनेगी और वहाँ पर आपको रोल क्या मिलेगा। तो एक तो ये चीज़ हम देख रहे हैं कि शायद सती साहब आजाद कश्मीर में नजरियात की सियासत तो 90 की दहाई के बाद खत्म हो गई है और मुस्लिम लीग नून का आजाद कश्मीर में क़याम ही मफादाती बुनियाद पे हुआ था कि उनकी अपनी पार्टी जो नजरियाती थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को तोड़कर राजा फारूक हैदर साहब ने मुस्लिम लीग नून बनवाई इसलिए कि मैं वजीर आजम नहीं बन सकता या हमारे जो ग्रुप से कोई बंदा वजीर आजम नहीं बन सका। तो मसलन नजरियात कहाँ गए, नजरियात वाली बात नहीं है, यहाँ मामला सारा चक्कर जो है वो इक्तदार के गिर्द घूम रहा है। जो मुजफ्फराबाद की कुर्सी पे कौन बैठेगा और किस सोर्स के जरिए और किस पार्टी के जरिए आएगा, असल मामला वो है। और आजकल एक और दिलचस्प बात ये हमें डिस्कस करनी चाहिए कि फारूक हैदर साहब आज 5 साल बाद हर जगह पे रोकर भी, जज्बात में भी, बड़े जोश में भी आजाद कश्मीर के तशख्खुस, रियासती तशख्खुस की बात करके कह रहे हैं जी हम जो इलेक्शन लड़ेंगे अभी कश्मीर बचाने के लिए लड़ेंगे। तो वज़ीर आज़म साहब से कोई पूछे कि जब कश्मीर 5 अगस्त को मोदी ने उस पर कब्जा किया, गस्ब कर लिया, तो गासबाना तौर पर उसने हकूक जो हमारे आईनी जो उसका तशख्खुस था उसको खत्म किया, तो आप अमेरिका के क्या ढूंढने चले गए थे, 2 महीने वहां चले गए, फिर वापस आए, आपने 3 सालों में 2 सालों में क्या किरदार अदा किया। आज आप आजाद कश्मीर के अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं कि हम रियासती तशख्खुस और कश्मीर बचाने के लिए ये इलेक्शन लड़ेंगे। मेरा ख्याल है आपको अपनी कारकिर्दगी की बुनियाद पे इलेक्शन में जाना चाहिए। बिल्कुल, यही पॉलिटिकल पार्टीज की क्या मंशूर है उस पर तो हम बात करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो आवाम जानना चाह रही है, जो बड़े बड़े बुर्ज हैं सियासी, अगर हम नून लीग की बात करें, राजा फारूक हैदर हैं, मुश्ताक मिनास हैं, शाह गुलाम कादर हैं, इस तरह बड़े, यानी जिनको पहले 2 हल्कों से भी कहा गया कि लड़ने के लिए, फिर अभी राजा फारूक हैदर तो 2 हल्कों से लड़ रहे हैं, शाह गुलाम कादर हैं और बाकी, ये इनकी सूरत-ए-हाल क्या होगी? क्या ये अपनी सीट बचा पाएंगे? और पीपल्स पार्टी की बात करें तो चौधरी, यही सूरत-ए-हाल तो मुजफ्फराबाद डिवीजन में जो मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी के और पीटीआई के बड़े लोग हैं, तो मुस्लिम लीग नून के मौजूदा वजीर आजम है फारूक हैदर साहब, वो 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। दोनों हल्कों से उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। उनका जो आबाई हल्का है चकार वाला, वहां से भी वो मुश्किल तरीन सूरत हाल में अभी तक वो अपनी मुहिम मुस्तरा कोई माहौल नहीं बना सके। और जो उनका दूसरा हल्का है वहां भी पीटीआई का जो उम्मीदवार है वो उनके सामने मजबूत उम्मीदवार है, ठीक है। तो लगता यह है कि मुश्किल तरीन सूरत हाल का सामना है इन्हें। फिर इसी तरह यही इसी मुजफ्फराबाद डिवीजन से पीपल्स पार्टी के जो सदर है आजाद कश्मीर के चौधरी लतीफ अकबर, गुज़श्ता दिनों उनके हल्के में को नाखुशगवार हालात का को देखने में मिले हैं कि वो 2 बार उनकी लड़ाई हुई है वहां पे मुख्तलिफ मुखालिफ पार्टियों में, तो उनकी सूरत हाल उनको भी सख्त मुकाबले का सामना है। फिर स्पीकर असेंबली जो है शाह गुलाम कादर साहब, ये नीलम से पहले 2 हल्कों का टिकट नून लीग का लिया इन्होंने, लेकिन बाद में 1 हल्के का वापस किया। वजह यह है कि वहां भी इनकी सूरत हाल खासी पतली है और इनको सख्त मुकाबले का सामना है वहां पीटीआई के और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार से। इसी तरह के अगर आप रावलाकोट पुंछ डिवीजन में आ जाएं तो यहाँ आप अगर मुश्ताक मिनास, सरदार अतीक, तनवीर अलियास, सरदार याकूब, सरदार क्यूम नियाजी, ये बड़े नाम है, चौधरी अजीज। अगर आप शुरू करें ना धीर कोट से, तो सरदार अतीक साहब को पीटीआई के जो टिकट होल्डर हैं मेजर लतीफ खलील, उनसे, और जो अपर बेल्ट से जमात इस्लामी के उम्मीदवार है राजा खालिद महमूद, इनसे सख्त मुकाबला होगा इनका आपस में, और वो बहुत आसानी से सरदार अतीक साहब की जीत वहां से नहीं होगी। इसी तरह आप बाग चले जाएं तो तनवीर अलियास साहब और मुश्ताक मिनास साहब का वहां सख्त मुकाबला मुतवक्को है, और इतना आसान नहीं है अब दोबारा मुश्ताक मिनास साहब का वहां से दोबारा वो माहौल बनाना और इलेक्शन जीतना। चौधरी अजीज साहब हैं, मुस्लिम लीग के सीनियर आदमी हैं, वज़रा काबीना के सीनियर मेंबर थे, उनको अपने हल्के हवेली में पीटीआई के टिकट होल्डर की वजह से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल राठौर से सख्त मुकाबला होगा और वो भी मुश्किल तरीन सूरत हाल में है।
आप अगर पुंछ में आ जाए रावला कोट में, तो यहाँ सरदार याकूब साहब एक बड़ा नाम है, उनको बड़ी मुश्किल तरीन सूरत हाल का सामना है। एक हल्के में उनकी अपनी पार्टी के उम्मीदवार आजाद इलेक्शन के तौर पे आ गए, फिर एक हल्के में उनको खालिद इब्राहिम के बेटे के सामने मुकाबला है और उनका भी सख्त मुकाबला है, अगरचे वो मजबूत है वहाँ। फिर इसी तरह अगर आप जो है सुधनोती में तो बड़ा नाम है डॉक्टर नजीब नकी, तो ये मुस्लिम लीग के सीनियर आदमी थे और मुस्लिम लीग के सीनियर वजीर भी रहे हैं, वजीर खजाना, 2-3 वजारतें थी इनके पास। और इनको अपने पीटीआई के टिकट होल्डर के अलावा वहां से सरदार मोहम्मद हुसैन है, यहाँ जेयूआई के बड़े दिलचस्प है सूरत हाल है, मौलाना सईद यूसुफ इस दफा वो आजाद इलेक्शन लड़ रहे हैं। और उनका जो हमारी इतला यह है कि उनको हल्के के मुख्तलिफ पार्टियों के बड़े लोग जो हैं उन्होंने कहा कि आप जेयूआई के प्लेटफॉर्म से ना आए, आप आजाद इलेक्शन लड़ें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो उनकी इस वजह से अब डॉक्टर नजीब नकी को यहाँ सख्त मुश्किल का सामना है। सही है। आप अगर फिर कोटली आ जाते हैं और मीरपुर डिवीजन में आते हैं, तो कोटली में यहाँ सरदार सिकंदर हयात खान की फैमिली, बड़ा खानदान है सियासी, वो इस दफा 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, नकियाल से भी और कोटली सिटी से भी। दोनों हल्कों में उनको सख्त मुकाबला, और सख्त मुकाबला उनको पीपल्स पार्टी से है। एक हल्के में उनके मुकाबले में चौधरी यासीन साहब है, उनके सरदार फारूक सिकंदर के मुकाबले में, और जावेद बुडानवी है नकियाल से सरदार नईम के मुकाबले में। सख्त मुकाबला है और आसान नहीं है इनका सीट निकालना, मुस्लिम काफास के टिकट के इनके पास। फिर इसी तरह अगर आप चौधरी तारक फारूक है और चौधरी अनवार उल हक है भीमबर में, ये मीरपुर डिवीजन और आजाद कश्मीर का बहुत दिलचस्प और सख्त मुकाबला है। यहाँ इन दोनों के दरमियान सख्त मुकाबला की तवक्को की जा रही है। और अनवार उल हक इस वक्त जो हमारी इतलात हैं कि अनवार उल हक साहब बेहतर पोजीशन में जा रहे हैं। सही है। इसी तरह एक बरनाला में भी सख्त मुकाबले की तवक्को है कि वहाँ मुस्लिम लीग मुस्लिम काफास के आजाद कश्मीर के सदर और पीपल्स पार्टी के सीनियर नायब सदर, इनके दरमियान मुकाबला है चौधरी परवेज अशरफ और मिर्जा शफीक जलाल। यहाँ भी सख्त मुकाबला है मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम काफास के दरमियान। फिर इसी तरह आप आ जाए, सबसे जो इम्पोर्टेंट हल्का है वो है मीरपुर सिटी, यहाँ बड़ा सख्त मुकाबला है मुस्लिम लीग नून के चौधरी सईद और बैरिस्टर सुल्तान साहब के दरमियान। अब ये सारी शख्सियात अपने अपने हल्कों में सख्त तरीन मुश्किल में है और बिलखुसूस नून लीग के उम्मीदवारों को सबसे ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसको अगर हम ये देखें कि 25 जुलाई को इंतखाबात जो है वो होने हैं, उससे पहले हम देखें कि वज़ीर-ए-आज़म ज़ाहिर है वो भी जा रहे हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म का कश्मीर में आना, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल होना, उनके ऑफिस का इस्तेमाल होना, ये नहीं होना चाहिए। पास्ट प्रैक्टिसेस क्या कहती हैं? आपने देखा है 2011 का इलेक्शन, 2016 का इलेक्शन, उसमें क्या जो है वज़ीर-ए-आज़म पीपल्स पार्टी का हो या नून लीग का हो, उन्होंने विजिट्स किए हैं इसी तरह? हाँ, यहाँ ये हम इस पे थोड़ी सी जरूर बात करते हैं कि असल में फारूक हैदर साहब जो तासर दे चुके हैं इस वक्त तक अपनी क़यादत को, तो वो तासर कायम रखने में कामयाब नहीं हुए। उन्होंने ये तासर दिया था कि मैं सबसे मजबूत आदमी आजाद कश्मीर में, मेरी पार्टी सबसे मजबूत है, हमें कोई मसला नहीं है, और मरकजी क़यादत ये समझती रही है। अब जाके जब टिकटों की तकसीम मुकम्मल हो गई है, सारी सूरत हाल सामने आई है, तो अंदाजा हुआ है कि सूरत हाल खासी पतली हो गई है मुस्लिम लीग नून के लिए। तो अब वो एक तरफ तो ये कार्ड खेल रहे हैं जी कि कश्मीर का तशख्खुस खराब हो रहा है और ये हो रहा है और हम कश्मीर बचाने के लिए इलेक्शन लड़ेंगे, ये भी एक कार्ड खेल रहे हैं ये, और बिल्कुल इंतखाबी कार्ड है ये कोई इसका हकीकत से और कश्मीर बचाओ से तल्लुक नहीं है, क्योंकि 5 साल में इन्होंने कश्मीर बचाने के लिए कोई काबिल जिक्र इकदाम नहीं उठाया। तो आज इलेक्शन में कौन सा कदम उठाएंगे जिससे कश्मीर बच जाएगा? ये अवाम इतने भूले तो नहीं आजाद कश्मीर के। तो जो वो इल्जाम जो लगा रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि मोदी और इमरान खान में फर्क नहीं है, दोनों ने कश्मीर के साथ जो है वो ज्यादती की है। नहीं, मैं ये बताता हूँ, अगर मोदी ने कश्मीर पे हमला किया तो बेस कैंप के वजीर आजम फारूक हैदर साहब थे, इन्होंने क्या किया? क्या इन्होंने बतौर वजीर आजम किसी एक जिले में भी कोई 1-2 लाख का मजमा या मुजाहरा करके दुनिया को बताया कि मैं कश्मीरियों का तर्जमान वजीर आजम हूँ और आप मेरे सूरत हाल का नोटिस लें? या उन्होंने कोई और काबिल जिक्र कदम उठाया?
मतलब ये सब सियासी नारे हैं, सियासी हथकंडे हैं। और आज उनको 5 साल बाद आजाद कश्मीर का इक़्तिदार और आजाद कश्मीर की हुकूमत कितनी सीट्स नजर आ रही हैं आपको? कश्मीर का नून लीग नारा याद आ गया। नून लीग को कितनी सीट्स दे रहे हैं आपको आपके अंदाजे में नून लीग कितनी सीट्स तक महदूद रह जाएगी? मैं अगर आप 3 डिवीजन है तो इन तीनों डिवीजन में अगर आप अंदाजा आप मेरा तज्जिया लेते हैं तो मुजफ्फराबाद डिवीजन में 2 से 3 सीटों पे मुकाबला है इनका, और वही निकालने की पोजीशन में हो सकती हैं अगर निकल गई। इसी तरह 2 से 3 सीटें पुंछ डिवीजन में हैं और बिल्कुल 2 से 3 सीटें इनकी मीरपुर डिवीजन में है मुस्लिम लीग नून की। और एक और बात भी है यहाँ, आप देखें, आपने वो पहला सवाल भी आधा रह गया कि 2011 का इलेक्शन जब हुआ था तो उस वक्त भी वक्त के वजीर दाखिला थे रहमान मलिक, बिल्कुल उस वक्त वजीर अमूर कश्मीर थे मंजूर भट्टो, और वफाकी वजीर कमरुज़्ज़मान कायरा। ये सारे लोग आजाद कश्मीर में दाखिल हुए थे और उन्होंने इलेक्शन मुहिम चलाई थी। ठीक है। फिर 2016 का जब इलेक्शन हुआ था तो यही वजीर आजम जो आज कह रहे हैं जी कि इमरान खान नहीं आ सकता और वफाकी वज़रा नहीं आ सकते, ये मैं खुद उस इलेक्शन मुहिम में वफाकी वज़रा के जलसों में को कवर करने के लिए इस्लामाबाद से जाता रहा हूँ कि पूरे आजाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद से भिंबर तक हर जगह बरजीज तारिफ वफाकी वजीर अमूर कश्मीर, आसफ करमानी मामून खसूसी वजीर आजम, परवेज रशीद वफाकी वजीर इत्तलात, ये सारे वज़रा आजाद कश्मीर में दाखिल हुए और इन्होंने भिंबर से लेकर मुजफ्फराबाद तक हर हल्के में जाके जलसे किए थे। तो उस वक्त कैसे जायज हो गई थी आजाद कश्मीर की वफाकी इस्लामाबाद की हुकूमत वहां जाके इलेक्शन को चला रही थी और आज ना जायज है। देखिए, ज़ाब्ता अखलाक इलेक्शन कमीशन को ज़ाब्ता अखलाक बनाने में थोड़ा सा शायद उनको हिकमत अमली देखनी होगी कि अगर ये नहीं होंगे तो फिर डेफिनेट उसमें देखा जाए। अच्छा, पीपल्स पार्टी क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? पीपल्स पार्टी को तीनों डिवीजन्स में आप क्या समझते हैं कितनी सीट्स लेने में कामयाब हो सकती है? नवीद सत्ती साहब, इस वक्त अगर आप शायद मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे और नाजरीन के लिए भी दिलचस्प होगी कि इस वक्त पीटीआई को नून लीग से ज्यादा मुख्तलिफ हल्कों में जो सख्त मजामत का सामना होगा और सख्त मुकाबला होगा वो पीपल्स पार्टी से होगा। ठीक है। यानी मीरपुर डिवीजन में पीटीआई का 6 से 7 हल्कों में पीपल्स पार्टी के साथ मुकाबला है, बिल्कुल सही, नून लीग के साथ नहीं है। ठीक है। इसी तरह पुंछ डिवीजन में चले जाए तो वहां भी 5 से 6 सीटों पर पीपल्स पार्टी के साथ मुकाबला है पीटीआई का और नून लीग का। इसी तरह मुजफ्फराबाद डिवीजन में भी यही सूरत हाल है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अगर इस वक्त पीपल्स पार्टी हुकूमत में न रहते हुए भी 15 से 20 हल्कों में बड़े मजबूत उम्मीदवार दिए हुए हैं और मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारे हुए, और अगर वो मजबूत उम्मीदवार पीटीआई का सख्त मुकाबला करके भी तो 10 से 15 के सीटों के दरमियान अगर सीटें निकाल लेती है पीपल्स पार्टी तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है पीपल्स पार्टी। सही है। और व्हाट अबाउट तहरीक इंसाफ, आपको क्या लग रहा है कहाँ तक जा सकती है? मेरा ख्याल है कि आप पिंडी में बैठे हुए हैं तो तहरीक इंसाफ हुकूमत भी बनाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं कि बहुत ज्यादा फ्लाई करने की पोजीशन में भी नहीं होगी, मेरी जो दानिस्त है। ठीक है। तो यकीनन ये आने वाली हुकूमत सिर्फ पीटीआई की नहीं होगी, 1-2 और पार्टियां भी मिलेंगी इसमें साथ, और ये कोलिशन गवर्नमेंट। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी आपको लग रहा है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कुछ सीटें लेने में कामयाब हो सकती है? वैसे इस वक्त तक आजाद कश्मीर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस तकरीबन 6 से 7 ऐसी सीटें हैं जिन पे सख्त अच्छे मुकाबले में है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, और उनमें से वो फुली सीटें निकाल भी सकती है। बहुत शुक्रिया आप ज़ीशान कुरैशी जो हमारे साथ जो है वो मौजूद है, वो क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो इस वक्त मुल्क से बाहर भी हैं और लेकिन फिर भी उनके पास तमाम तरह सूरत हाल से हर तरह से उनके पास डिटेल जो है ना वो चीज़ें मौजूद हैं और उन्होंने डिस्कस भी किए हैं इस हवाले से। अब हम देखते हैं कि इस हवाले से जो बाकी चीज़ें हैं वो सूरत हाल क्या है। इमरान खान का जलसा जो है, इमरान खान के जलसे कहाँ कहाँ पे होंगे, तीनों डिवीजन्स में उनकी जो शेड्यूल है वो आ चुका है, वो आपसे शेयर भी कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे उनकी होंगे। सबसे पहले मीरपुर में होगा, यहाँ पे मेरे पास एक शेड्यूल मौजूद था शायद। सबसे पहले मीरपुर में, फिर पुंछ डिवीज़न में होगा और आखिरी जलसा उनका मुजफ्फराबाद में होगा। इसके साथ साथ जो है वो आज बड़ी अहम मुलाकात हुई है बरसुल सुल्तान और वज़ीर आज़म इमरान खान की। अब सूरत हाल जो है वो तब्दील होती हुई नज़र आती है। जो 2 दिन कबल हमने आपको बताया था कि इमरान खान के जब जलसे होंगे जो उसमें
आवाम के साथ वादे किए जाते हैं, जो दावे किए जाते हैं, ज़ाहिर है कोई भी पार्टी जो वफाक में होती है उसके लिए बड़ा आसान होता है हुकूमत वहाँ पर बनाना, लेकिन तहरीक इंसाफ को अभी तक मुश्किलात का सामना है। जिस तरीके से आसानी से मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत बनाई थी और जिस हिकमत अमली से बर्जीस तायर और उनकी टीम निकली थी, उस तर्ज पे हमने देखा कि तहरीक इंसाफ अभी तक नहीं कर पाई। ये एक मामलात रहे हैं अभी तक। लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद।